हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रना एकेडमी। तो जैसे आप अच्छी तरह जानते हैं कि क्लास 9th आईसीएसई केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल, उसका जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज पार्ट ए, उसकी थ्योरी में डिस्कस करनी शुरू कर दी थी। आज के लेक्चर के अंदर उसके पहले पार्ट की थ्योरी खत्म हो जाएगी और साथ ही साथ हम इसी की एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 5A के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम ये दो चीजें करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एटॉमिक नंबर एज द बेसिस फॉर द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, और दूसरा हम एक्सरसाइज जो 5A है उसके जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से पहले हम अपना जो पहला टॉपिक है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए बात बहुत सिंपल है। अभी तक हमने जो भी लॉ स्टडी किया, चाहे वो मेंडलीव्स का लॉ था, चाहे वो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में बात करते थे, हम जब कभी भी किसी भी एटम को हम एक्चुअली किसी टेबुलर फॉर्म में या किसी टेबल के अंदर हम जब उसको एडजस्ट करते थे ना, तो सिर्फ एक बात को ध्यान में रखते थे कि जो उस एटम का जो एटॉमिक मास है ना, वो एक्चुअली में फंडामेंटल प्रॉपर्टी की तरह हमें लेके चलना है, और उसी के बेसिस पर हमें ये जितने भी हमारे को एलिमेंट पता थे उस टाइम पे हमने उनको अरेंज करना है। राइट। लेकिन अब हम बात करेंगे उससे थोड़ी अलग। क्या हुआ कि 1913 के अंदर जो हेनरी हेनरी मोजले थे जो हेनरी मोजले थे, उन्होंने ना एक्चुअली में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। जब उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया तब उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मतलब कंक्लूड करी, जिसने जो जितने भी लॉज बने थे, जितने भी टेबल आपके बने थे ना, उन सबको थोड़ा बहुत रेक्टिफाई भी कर दिया, और सबसे अलग इनकी सोच थी। अब आप बोलेंगे वो क्या चीज है। उन्होंने एक्चुअली में ये कंक्लूड किया था कि जो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस जो है कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये होते हैं प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ठीक है ना, ऑफ एन एटम, ऑफ एन एटम इज द मोस्ट इज द मोस्ट फंडामेंटल 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 प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम, प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम। ये बहुत ही अलग बात थी जो अब तक हम अभी स्टडी कर चुके हैं। मतलब ये कि इससे पहले अभी तक हमने यही स्टडी किया था कि एटॉमिक मास को हम एज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम लेके चलेंगे, एंड उसी के बेसिस पे हम अपने जितने भी एटम्स हैं उनको अरेंज करेंगे। तो चाहे वो मेंडलीव्स थे, चाहे वो न्यूलैंड थे, उन्होंने इन सभी एटम्स को अरेंज किया बाय द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। लेकिन हेनरी मोजले एक्चुअली ये थे कौन, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा हिस्ट्री आपको बता दूं कि क्यों उन्होंने ऐसी बातें करी। एक्चुअली ना, एक बात जान लीजिए कि किसी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना, उस न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज होता है, क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, वो एक्चुअली डिटरमिन करने वाले जो पर्सन है उनका नाम है हेनरी मोजली। तो उन्होंने एक्चुअली में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो एक्सपेरिमेंट में ये है कि 1913 के अंदर, जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, उन्होंने ना एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। मैं आपको सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, थोड़ा ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा ऑब्वियस, क्योंकि आपकी क्लास 9th है, इतना ही कराऊंगा जितना आपको भी चाहिए। तो उनके पास क्या था, एक था कैथोड। कैथोड क्या होता है, कैथोड इज बेसिकली योर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड। और दूसरा था बेटा मेरे पास एनोड। ठीक है, एनोड, इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया होता है, ये आपका नेगेटिव चार्ज होता है। इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कैथोड से एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं जो जाके एनोड से टकराते हैं। बेसिकली ये कैथोड रेज होती हैं, हम इनको कैथोड रेज कहते थे, कैथोड रेज। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी इसके बारे में थोड़ा बहुत स्टडी किया हुआ है। ठीक है, हाँ यहाँ पे ई लगेगा, कैथोड रेज होती है। अब बात ये होती थी कि जब ये रेज आपकी इन एनोड से टकराती थी ना, तो इसमें से निकलती थी कुछ रेज। क्या निकलती थी, आपकी रेज निकलती थी। ठीक है, तो उन रेज की वो कैलकुलेट कर सकते थे वेवलेंथ। आपने वेवलेंथ के बारे में जानते हो ना, ये द लेंथ ऑफ अ वेव या फिर डिस्टेंस ट्रैवल वेव इन वन टाइम पीरियड, बेसिकली उसको हम वेवलेंथ का नाम देते थे। तो उनको ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें दिखाई दिया अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। उन्होंने ना एक्चुअली ये देखा कि उस टाइम जो एटम्स थे उनको ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल में तो डाला ही हुआ था, उनको एक एक करके
एनोड की जगह रखते रहे, मतलब बेसिकली उनको एनोड बनाते रहे। जैसे कि पहले उन्होंने मान लो एल्यूमिनियम का एनोड बना दिया, फिर दूसरे मेटल का एनोड बना दिया, फिर तीसरे मेटल का एनोड बना दिया, हर एक के डिफरेंट डिफरेंट एनोड, डिफरेंट मेटल के एनोड बनाते गए। अच्छा, एनोड बनाते गए, कैथोड रेज उस पर फॉल करवाते रहे, उनसे निकलने वाली जो रेज थी उनके वेवलेंथ को वो डिटरमिन करते रहे। जब उन्होंने इनके वेवलेंथ को डिटरमिन किया तो उनको एक बहुत ही तगड़ा कंक्लूजन दिखाई दिया, जिनके बेसिस पे उन्होंने कहा कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग atomic mass as a fundamental property of atom, it is better to have number of positive charges present in the nucleus of an atom as a fundamental property of an atom। मतलब क्या कि आगे जाके हमें पता कि उसका नाम था एटॉमिक नंबर, तो उन्होंने कहा एटॉमिक मास की जगह पे ना बेटर है एटॉमिक नंबर को एज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी लो किसी एटम का, एंड किसी एटम का जो केमिकल और जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो बेसिकली एटॉमिक नंबर पे डिपेंडेंट रहेगी। तो ये बात बहुत ही रेवोल्यूशनाइज थी, क्योंकि उसके बाद जो बना हुआ जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था ना, या उससे बना हुआ जो टेबल था ना, उसने वो काफी हद तक जो हमारे डीमेरिट्स थे जो उन टेबल्स के अंदर उनको ठीक कर दिया। मैं आपको लेके चलता हूँ उसके पास, पहले हम इसको थोड़ा सा समझ लें। तो उन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट से डिफरेंट रेज बनी, उन रेज के वेवलेंथ को उन्होंने कैलकुलेट किया, और जब उन्होंने कैलकुलेट लिया और उसको ग्राफ प्लॉट किया, मैं अब उतने डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ आपको उसकी कंक्लूजन बताऊंगा। सो कंक्लूजन थी ये, उनके अकॉर्डिंगली ये मानना था कि जो वेवलेंथ है ना डिफरेंट रेज की जो वेवलेंथ है, it is found to decrease in the regular manner on changing the metal of an anode in order of their position in the periodic table। अब periodic table के अंदर हमारे पास जितने भी मेटल थे, एक एक करके उनको हमने एनोड बनाया, रेज फॉल कराई, उनका वेवलेंथ चेक किया, हमें ये दिखा कि जैसे जैसे मैं एक मेटल में चेंज करता जा रहा हूँ, periodic टेबल के अंदर तो अरेंज किए हुए थे ना, उनमें से एक एक को लेते रहे, राइट, एक एक के बाद एक। उन्होंने ये देखा कि जैसे उन्होंने एक लिया उसका वेवलेंथ डिक्रीज हो गया, उसका नेक्स्ट वाला लिया उसका वेवलेंथ डिक्रीज हो गया, उसका नेक्स्ट वाला लिया उसका वेवलेंथ और डिक्रीज हो गया, बट एक रेगुलर मैनर में हुआ। ये नहीं कि बहुत डिक्रीज फिर और एकदम से डिक्रीज, हल्का से डिक्रीज, ऐसे नहीं, लगातार एक स्मूथ वे में डिक्रीज आना शुरू हो गया। सो उनसे, अच्छा अब आपको पता लगेगा कि सर मैं ऐसी बातें कर क्यों रहा हूँ। देखिए अगर आपको याद हो मेंडलीव के अंदर हमने डीमेरिट पढ़ा था, किसका था, आर्गन एंड पोटेशियम का था, अगर आपको याद हो। उनका जो मास नंबर में जो आर्गन है उसका मास नंबर क्या था, क्या था, ज्यादा था, एंड पोटेशियम का कम था। बट आर्गन को पहले रखा गया था, लेकिन जो पोटेशियम था उसको बाद में रखा गया था, और वो उसका डीमेरिट कहा गया। लेकिन जब उसकी वेवलेंथ को चेक किया गया तो हमें पता लगा कि एक्चुअली में आर्गन की वेवलेंथ ज्यादा है एज कम्पेयर टू पोटेशियम की, मतलब पोटेशियम का बाद में होना ही जरूरी है, एंड आर्गन का पहला होना ही जरूरी था। तो अब बात आती है कि वेवलेंथ जो हम बात करें रेस की, ये सब किस चीजों पे डिपेंड कर रही है, किस बात पे डिपेंड कर रही है। तो ये एक्चुअली डिपेंड करता है द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, प्रेजेंट इन, ये एक्चुअली में इस पे डिपेंड करता है, एंड इसी को कहा जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बेसिकली ये बेसिकली तो है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही है, लेकिन इसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। हम कहते हैं क्या, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एज वेल एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमें वो बताता है। तो इतना ज्यादा, मतलब कह लो कि आज तक की जो चीजें चलती आ रही थी कि एटॉमिक मास, इसने क्या किया, इन्होंने क्या किया, बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो रिजल्ट्स है उनसे उन्होंने ये कहा कि एटॉमिक नंबर को एज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी कंसिडर करो, एटॉमिक मास को अपना फंडामेंटल प्रॉपर्टी कंसिडर बिल्कुल मत करो। और तब जाकर आपका ये जो आपका है ना जो था मेंडलीव्स का जो पीरियोडिक टेबल है वो चेंज होके बना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आई होप ये बात समझ में आ गई आपको। हाँ ऑफ कोर्स, मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं, क्योंकि एटॉमिक नंबर को एज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी माना गया एलिमेंट्स का एज कंपेयर टू एटॉमिक मास, उससे बना मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है क्या, उन्होंने कहा कि जो फिजिकल एंड केमिकल, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना, आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर।
याद है आपको, हमने मेंडलीव के बारे में क्या पढ़ा था कि द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मास। मॉडर्न कहता है कि फिजिकल एंड केमिकल दोनों के दोनों दे आर द पीरियोडिक फंक्शंस हैं उसकी, लेकिन वो किस पे डिपेंड करती हैं, एटॉमिक नंबर पे, ना कि एटॉमिक मास पे। तो ये बात समझनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यही डिफरेंस है आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर और मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल के अंदर। आई होप आपको बेटा ये सारी समझ में आ गई। उसके बाद क्या था, उसके बाद कुछ नहीं, उन्होंने जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट थे उनको अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर। एंड सबसे मजेदार बात ही पता क्या थी, वो यही थी कि जब उनको अरेंज किया गया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर, तो जिन जिन पर्टिकुलर जो एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सिमिलर थी, जो रिपीट हो रही थी आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, वो अपने आप पीरियोडिकली अरेंज होने शुरू हो गए उसी पीरियोडिक टेबल के अंदर। क्यों? क्योंकि हमने उनको अरेंज किया था इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, नॉट विद द एटॉमिक मास। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। वेरी गुड। अब हम स्टडी करेंगे कि व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन फॉर द एनोमलीज इन मेंडलीज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। याद है आपको, जब हमने मेंडलीज स्टडी जो टेबल है उसको जब स्टडी किया था, तो उसके अंदर हमने कहा था कि जो आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स क्या थे बेटा, हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट द डिफरेंट मास नंबर। तो हमने जितने भी एलिमेंट्स थे उनको अरेंज किया था इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मास नंबर। तो उसके हिसाब से हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1h1, 1s2, 1s3, जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो उनको भी तो अरेंज करना चाहिए था उस टेबल के अंदर, लेकिन वो नहीं कर पाए थे और वही इसका ड्रॉबैक बना। लेकिन जब हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, तो जितने भी आइसोटोप्स होते हैं, जैसे मैंने आपको कहा था कि 1h1, 1s2, 1s3, इनका एटॉमिक नंबर तो सेम ही है ना? क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है, इसलिए उन सभी को एक ही पोजीशन पे रखा जा सकता था। तो जो ये एक प्रॉब्लम थी ना आइसोटोप को लेके, यार इनको कैसे अरेंज करें, कैसे, वो सारी की सारी आराम से सॉर्ट आउट होगी। बस हमने क्या किया, इंस्टेड ऑफ मास नंबर एटॉमिक नंबर हमने उसको अरेंज करना शुरू कर दिया। दूसरा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर आपको याद हो, कि आर्गन का एटॉमिक नंबर देखो 18 है, मास नंबर 40 है, और पोटेशियम का 19 है, बट मास नंबर क्या था, 39। तो मास नंबर के हिसाब से आर्गन को पहले नहीं बाद में रखा जाना चाहिए था, मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ के हिसाब से, राइट। लेकिन उन्होंने जब अपने टेबल में डाला था तो आर्गन जो था वो आपका क्या आ रहा था, मतलब पहले, और पोटेशियम जो था वो बाद में आ रहा था। ठीक है, आना कैसे चाहिए था कि पोटेशियम पहले आना चाहिए था, आर्गन बाद में आना चाहिए था। ये चीज आसानी से सॉर्ट आउट होगी जब हमने उनके एटॉमिक नंबर को ध्यान दिया। एटॉमिक नंबर के हिसाब से पहले आर्गन का आना इंपॉर्टेंट है और बाद में पोटेशियम का आना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जब इनके कोरोस्पॉन्डिंगली जब वेवलेंथ को स्टडी किया गया, तो ऑब्वियस है जो रिजल्ट्स मैं आपको ऑलरेडी बताए हैं तो वो बिल्कुल प्रॉपरली फुलफिल हो रहे थे, और वो ऑटोमेटिकली जो बिहेवियर, जो ये जो ग्रुप था इनका, कि भाई ऐसा क्यों हुआ, उसका जवाब भी आसानी से हमें यहाँ पे मिल जाता है, राइट। एंड उसके बाद सेम सेम बात थी कोबाल्ट की और निकल की भी, वो भी आराम से जस्टिफाई हो जाता है कि उनकी जो पोजीशन जहां पर है वो वहां पर क्यों थी। तो ये सारी बातें आराम से समझ में आ जाती हैं अगर मैं इनको स्टडी करता हूं, और अरेंज करता हूं जितने भी एलिमेंट्स को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। दैट्स इट। आई होप आपको अच्छे से पहले पार्ट की थ्योरी जो है वो समझ में आ गई होगी। वेरी गुड। देखिए अब हमने यहाँ पे थ्योरी तो खत्म कर ली है, अब हमारा टाइम है कि हम जो अपनी एक्सरसाइज है, दैट इज एक्सरसाइज 5A, उसके क्वेश्चन आंसर भी जल्दी से डिस्कस कर लें। ठीक है जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। देखिए मैं ऑलरेडी इसके बारे में अच्छी तरह आपको बता चुका हूँ, चलिए आपके लिए मैं एक बार फिर बता देता हूँ। कहते हैं कि इट हेल्प्स इन स्टडिंग द एलिमेंट्स इन द ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ऑब्वियस है बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और हम ना एज ए ह्यूमन हमेशा अपने चीजों को ग्रुप में कैटेगराइज करना ज्यादा पसंद रखते हैं, ये हमारे इंस्टिंक्ट के अंदर है। सो इसलिए इन एलिमेंट्स को प्रॉपर ऑर्गेनाइज मैनर में रखने के लिए उनको क्लासिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरा, it helps in correlating the property of elements with the fundamental property of all state of matter. Of course इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि क्या होता है ना, जब हम एलिमेंट्स को एक साथ रखते हैं ना, तो जिन एलिमेंट्स को हम जानते भी नहीं है हम उनको भी आसानी से प्रेडिक्ट कर पाते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि इस ग्रुप में अगर ये एलिमेंट आएगा तो इसकी प्रॉपर्टी भी लगभग उसके आसपास वाले एटम के जैसे होगी, राइट। सो इसलिए क्लासिफिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट था। तीसरा, इट हेल्प्स इन डिफाइनिंग द रिलेशनशिप ऑफ वन एलिमेंट विद द अदर। ऑफ कोर्स एक एलिमेंट का क्या रिलेशन है दूसरे एलिमेंट के साथ,
वो आसानी से बताने के लिए ये जो है क्लासिफिकेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। फिर आता है कि व्हाट आर द बेसिस ऑफ द अर्लीस्ट अटेम्प्ट्स मेड फॉर द क्लासिफिकेशन एंड ग्रुप ऑफ एलिमेंट। याद है आपको दो कैटेगरी में बांधा गया था, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये वही उसका आंसर है, मेटल में या नॉन मेटल में। ये बहुत पंगा हो गया था क्योंकि बहुत ज्यादा एलिमेंट्स हो गए थे एक, तो ये करना बड़ा, दो ग्रुप में तो बांध नहीं सकते थे ना इसको। लेकिन चलो अभी के लिए इसका आंसर है कि मेटल्स में या नॉन मेटल्स की कैटेगरी में इनको बांधा गया था। थर्ड है आपका ए बी एंड सी आर द एलिमेंट्स ऑफ ए डेबोनियर ट्राइड एंड इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ ए इज 7 एंड दैट ऑफ सी इज 39, व्हाट शुड बी द एटॉमिक नंबर ऑफ बी। मैंने आपको पहले बता दिया बेटा कि जो बी है उसका मास एवरेज होता है ए और सी का, मतलब ए का मास और सी का मास लेकर डिवाइड बाय 2 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 7 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, ये आ जाएगा बेटा 46 डिवाइड बाय 2 और आंसर आ जाएगा 23। ये आपका आंसर है कि बी का जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास ऑफ बी, तो ये आपके पास यहाँ पे आंसर आ गया, आंसर इज 23। बी पार्ट की बात करते हैं कि व्हाई वाज डेबोनियर ट्रेड डिस्कार्डेड। हमने ऑलरेडी इसके बारे में स्टडी किया हुआ है। क्यों डिस्कार्ड हुआ था? क्योंकि उस टाइम के जितने भी हम एलिमेंट जानते थे उनको इन ट्राइड्स की फॉर्म में हम नहीं डाल पाए। इनका मतलब ये था कि इन्होंने क्या करना था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में तीन तीन के सेट्स बनाए थे जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होनी चाहिए, एंड बीच वाले का जो मास है वो अपने फर्स्ट एंड थर्ड वाले के एवरेज के बराबर या अप्रोक्सीमेटली उतना ही होना चाहिए। लेकिन जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम के हमारे पास थे उन सबको इस फॉर्म में हम अरेंज नहीं कर पाए थे, ठीक है ना। ओके, दूसरी बात कि लो डिड नॉट फुल्ली अप्लाई इवन विद इन द सेम फैमिली। याद है आपको मैंने वो क्लोरीन फ्लोरीन एंड ब्रोमीन का एग्जांपल दिया था, हेलोजन फैमिली का एग्जांपल दिया था। जब उनको अरेंज किया गया था ना, तो जब हम उनका एवरेज निकालते थे तो बीच वाले के बिल्कुल भी आसपास भी नहीं आंसर आता था उसका। तो इसलिए ये दो रीजन थे जिसकी वजह से इसको डिस्कार्ड किया गया था। अब हम बात करते हैं फोर्थ की, एक्सप्लेन द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव एंड व्हाई वाज द लॉ डिस्कार्डेड। हमने ऑलरेडी स्टडी किया, मैं फटाफट इसका आंसर रीड कर देता हूं। अकॉर्डिंग टू द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, हमेशा मैंने कहा एटॉमिक मास के इंक्रीज में लगाया जाता है। इसकी बड़ी खतरनाक बात थी, कहते थे कि जो आठवां एलिमेंट है ना आपका, उसकी प्रॉपर्टी और जो उससे पहले नंबर पे जो है उसकी प्रॉपर्टी आपस में बिल्कुल रिजेंबल करती थी, रिपीट होता था वो आपका, उसमें पीरियोडिक नेचर दिखाई देता था, राइट। सो यहाँ पे लिखा हुआ है एट्थ एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम एनी एलिमेंट आर रेपिटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टार्टिंग एलिमेंट। बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन थी, वैसे मजेदार चीज थी ये भी। सो व्हाई वाज द लॉ डिस्कॉर्डेड? सिंपल, आपके तीन रीजंस आपको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दिए हैं, देखो बहुत सिंपल सिंपल रीजंस थे यहाँ पे। पहली बात तो कि वो लाइटर एलिमेंट्स के लिए ठीक था, बट हैवी एलिमेंट्स की जहाँ बात आती थी, बियॉन्ड बेसिकली कैल्शियम, उनको इस तरह से अरेंज करना बहुत ही मुश्किल हो गया था, ठीक है ना। और उस टाइम बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स आपके डिस्कवर हो रहे थे और उनको इसके अंदर ना स्पेसेस नहीं दिए गए थे कहाँ पर जाकर उसको हम फिट कर सके। अगर कोई नया हमारे पास एलिमेंट हो रहा है तो प्रॉपर स्पेस नहीं था। दूसरा ये प्रॉब्लम थी कि कोबाल्ट एंड निकल जो था उनको एक ही मतलब सेल के अंदर डाल दिया गया था, एक ही स्लॉट के अंदर डाल दिया गया था, जो वो भी बिल्कुल ठीक नहीं था आपका, ठीक है ना। उसके बाद जो आयरन है बिल्कुल वो कोबाल्ट एंड निकल से बड़ा रिजेंबल करता है, बट देखो कितने दूर एक दूसरे से रखे गए थे। तो एक ही कैटेगरी में होने की वजह से उनका सभी का एक जैसा होना चाहिए था ना, बट नहीं था, बहुत दूर दूर रखे गए थे। तो ऐसे कई सारी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से लॉ ऑफ ऑक्टेव को हटा दिया गया था। अब आता है डिड डेबोनायर ट्रेड आल्सो एग्जिस्ट इन द कॉलम्स ऑफ द न्यूलैंड्स ऑक्टेव, कंपेयर एंड फाइंड आउट। यस, करता है बिल्कुल। एंड उसका सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो हमें यहाँ दिखता है, दैट इज कि हमारे पास है लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम, ये देखो एक ही कैटेगरी में लाई कर रहे हैं आपके। एंड अगर मैं इसका मतलब लिथियम एंड पोटेशियम का अगर मैं इनका मास नंबर लेके उसका एवरेज निकालता हूँ तो लगभग वो सोडियम के मास नंबर के बराबर आता है, ठीक है। तो ये है, यस देयर इज। फिर मेरे पास आता है लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम एलिमेंट वर पुट इन वन ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज, व्हाट आर दो सिमिलर प्रॉपर्टीज? अरे बहुत सिंपल है, पहली बात सभी के आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी, सभी में क्या है, आउटर शेल में आपका एक इलेक्ट्रॉन है। दूसरा क्या है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो वो एक इलेक्ट्रॉन जब दे देंगे तो सभी ये पॉजिटिव वन चार्ज का वैलेंसी ले लेते हैं, इसलिए इसको यूनिपॉजिटिव आयन भी कहते थे हम यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, देखो जो इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सॉफ्ट मेटल्स हैं, ठीक है, दे इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम, जैसे हम उसको आग लगाते थे तो कलरिंग आती थी उसके अंदर, ठीक है ना। और ये सब के सब जो थे आपके एल्कली मेटल्स हैं आपके, तो एक ही ग्रुप के अंदर लाई करते थे जो कि 1A ग्रुप था आपका।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द एलिमेंट कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया, बेरियम हो गया, वर पुट इन वन ग्रुप और फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज। व्हाट वर दोज सिमिलर प्रॉपर्टी बताया था, ये सारे आपके क्या है, मेटल्स हैं। दूसरी बात ये ऑक्साइड क्रिएट करते हैं एंड एल्कलाइन है नेचर के अंदर ये, और इनकी वैलेंसी 2 है, ठीक है। तो ये सब के सब इसके एग्जाम्पल है। आई होप आप एग्जाम्पल मेरे इसका आंसर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। गुड। अब हम बात करते हैं सेवंथ की। कहता है कि व्हाट वाज मेंडलीज बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। मैं आपको ऑलरेडी बताया, उन एलिमेंट्स को इकट्ठा किया जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी थी, और दूसरी बात ये कि उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट रखा गया था। कहते हैं मेंडलीज की कंट्रीब्यूशन क्या थी टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, लेड द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। वो थी पीरियोडिसिटी। एक्चुअली क्या है कि जब मेंडलीव ने इन सबको अरेंज किया ना, तो उनको एक पीरियोडिसिटी दिखाई थी। मतलब कि हर एक एलिमेंट जो है ना, आफ्टर फिक्स इंटरवल के बाद उसकी प्रॉपर्टी बार बार रिपीट हो रही थी। तो वो जो पीरियोडिक टेबल था ना, उससे न्यू प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट करने में भी हेल्प मिली, राइट। जितने भी अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे, उनकी प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट करना भी आसान हो गया उसकी वजह से ही, राइट। एंड उसने एक सेपरेट ग्रुप बना दिया था, मेटल्स का अलग से, नॉन मेटल का अलग से, प्रॉपर एक ग्रुप बना दिया था, ठीक है जी। और कुछ प्रॉपर्टी ऐसी थी जो मेटल्स से, अगर मैं नॉन मेटल की तरफ जाता हूँ तो ग्रेजुअली उसमें चेंज आता था, वो भी देखने को मिला, ठीक है जी। एंड जो सेम सब ग्रुप के थे उनके सेम वैलेंसीज थी। तो ऐसी कई सारी अच्छे रीजंस थे जिसने एक्चुअली हेल्प किया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ग्रो करने में या उसको बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि स्टेट द मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। मैंने बताया था फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी जो भी एलिमेंट्स की है वो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक मास का। लेकिन अगर याद हो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या कहा था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी एलिमेंट है आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। दोनों में डिफरेंस समझना प्लीज, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास यूज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल टू प्रेडिक्ट द फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन। देखिए आप अच्छी तरह जानते हो ग्रुप 4 का एलिमेंट आपका कार्बन एंड सिलिकॉन। सो देयरफॉर आपका ऑटोमेटिकली CH4 एंड आपका सिलिकॉन हाइड्राइड जो है वो आपका यहाँ पे बन जाता है, ठीक है, जिसको सेलेन बोल देते हैं अपना। ऑक्साइड ऑफ पोटेशियम, एल्यूमिनियम एंड बेरियम। देखो पोटेशियम की वैलेंसी 1 होती है, एल्यूमिनियम की 3 होती है, बेरियम की 2 होती है। ऑक्साइड जो है यार ऑक्सीजन का जो होता है ना 2 नेगेटिव होता है, राइट। तो के ये आपका 1 है, तो ऑटोमेटिकली K2O बन गया आपका K2O। मैंने बहुत बार याद अच्छे से ये एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। एल्यूमिनियम का 3 होता है तो आपका Al2O3 ऑलरेडी मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ आपको, साथ साथ बेरियम ऑक्साइड। ये सब इजी है यार, ये आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट आता है कि विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स वर मिसिंग फ्रॉम द मेंडलीव्स ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल। तो अनोमलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स या वर मिसिंग। याद है आपको उस टाइम मैंने आपको एक बार बताई थी कि आर्गन आर्गन तो यार बेसिकली आप अच्छी तरह जानते हो कि एक नॉन मेटल है, राइट। नॉन मेटल नहीं, सॉरी, नोबल गैस है। नोबल गैस का मतलब हुआ जिनके एटॉमिक शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। तो वो है आपका ये। तो उस टाइम तो ये डिस्कवरी नहीं हुए थे आपके, ठीक है। एंड जब आर्गन डिस्कवर हुआ, जब उसको रखा गया, तो एक्चुअली में वो पोटेशियम से पहले रखा गया, लेकिन उसका मास ज्यादा था एज कम्पेयर टू पोटेशियम। तो ये सब चीजें थी जो हमने ऑलरेडी आपके साथ अभी पता नहीं कितनी बार डिस्कस कर लिया हुआ मैंने आपका। नेक्स्ट आता है 11th नंबर, कहता है स्टेट द मेरिट ऑफ द मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। मेरिट्स ये थे कि जितने भी एलिमेंट्स थे उनको ग्रुप कर दिया गया था, और जो मेटल डिस्कवर नहीं हुए थे उनके गैप्स छोड़ दिए गए थे कि अगर बाई चांस डिस्कवर होंगे तो यहाँ पे हम उसको रख देंगे। ऐसे कई थे, जैसे इक्का सिलिकॉन हो गया, एंड कई ऐसे एलिमेंट्स थे जो इक्का एल्यूमिनियम हो गया। ये सब चीजें ऐसी थी जो इसने पहले प्रोडिक्ट कर लिया था कि भाई कि उनकी प्रॉपर्टी एग्जैक्टली इसके जैसी होंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बड़े पीरियोडिक वे में उसको रखा गया था। फिर आता है व्हाई डिड द मेंडलीव लीव सम गैप इन देयर पीरियोडिक टेबल। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इसके बारे में। उन्होंने इसलिए गैप क्रिएट किया था ताकि जितने भी अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं उनको वहां पे रखा जा सके, और उन्होंने पहले उसकी प्रॉपर्टी प्रेडिक्ट कर ली थी। जैसे कि उन्होंने इक्का सिलिकॉन के बारे में बताया था कि तो उसका एटॉमिक मास 72 है। बाद में जाके जर्मेनियम डिस्कवर हुआ, उसका एटॉमिक मास 72.6 था, जो कि लगभग इसके बराबर था। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि जो चीज डिस्कवर नहीं हुई उसके बारे में पहले ही बता देना कि यार उसका ये नेचर होगा और ऐसे ऐसे होगा वो आपका। 30 नंबर में आता है कि एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज मोर इंपोर्टेंट टू द केमिस्ट देन इट्स रिलेटिव एटॉमिक मास। व्हाई? इसके बारे में फुल ऑन अभी यही मैंने आपको थ्योरी में सारा समझाया कि क्यों वो इंपॉर्टेंट था, किस लिए उसको फंडामेंटल प्रॉपर्टी मानी गई थी, किस बेसिस पे माना गया था, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा पीछे जाके उसको ध्यान से देखो मेरे लेक्चर को, उसमें प्रॉपरली बताया कि क्यों एटॉमिक नंबर को आपका एज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी मानी जाती है किसी एटम की एज कम्पेयर टू एटॉमिक मास, ठीक है। आगे बढ़ता हूं सीधा मैं। फिर आता है कंसिडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स। जैसे हमारे पास है बेरिलियम हो गया, उसके बाद लिथियम हो गया, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम। इनको अरेंज करना है सेम ग्रुप में, सेम पीरियड में। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे करके रखा हुआ है आपका।
1A ग्रुप के अंदर लिथियम सोडियम पोटेशियम, मतलब ये वो है, देखो जो इनका ग्रुप नंबर होता है ना वो इनकी वैलेंसी होती है, जिनकी वैलेंसी सेम उनको एक ग्रुप में रखो। बेरिलियम और कैल्शियम की बात करें, इनकी वैलेंसी 2 होती है, तो 2A ग्रुप में उनको रखा गया होगा, ठीक है। एंड सेम पीरियड की बात करें तो बेरिलियम एंड लिथियम एक ग्रुप में आ जाते हैं, फोर्थ ग्रुप के अंदर आता है हमारा पोटेशियम एंड कैल्शियम, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने उसको अरेंज करना था। एंड लास्ट मेरे पास आता है कि नेम एन एलिमेंट हुज प्रॉपर्टीज वर प्रेडिक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इन द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इका सिलिकॉन में ऑलरेडी बता चुका हूं, जिसका ये देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था ना इसके बारे में, ये देखो कि जर्मेनियम जो था जब वो डिस्कवर हुआ था जर्मेनियम उसमें इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये बात उसके अंदर आ जाती है, ठीक है। फिर आता नेम टू एलिमेंट्स हुज एटॉमिक वेट्स वर करेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन ऑफ द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। आपको याद हो मैंने जब आपको बताया था कि इसका क्या फायदा हुआ था, तो गोल्ड एंड प्लेटिनम था जिसका एटॉमिक मास को ठीक किया गया था, क्योंकि उसमें उस सीक्वेंस के हिसाब से जो सीक्वेंस पे एटम्स को रखा जा रहा है उसके हिसाब से गोल्ड एंड प्लेटिनम का एटॉमिक मास भी एटॉमिक वेट भी करेक्ट किया गया था, ये वो है आपके। हाउ मेनी एलिमेंट्स वर नोन इन द टाइम ऑफ द मेंडलीज क्लासिफिकेशन एलिमेंट, 63 आपके टोटल एलिमेंट्स थे जो उस टाइम डिस्कवर हुए थे। आई होप आपको ये जितने भी क्वेश्चन आंसर है, ये जो थ्योरी है वो समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने अपना जो पहला पार्ट है उसकी थ्योरी डिस्कस करी, और साथ ही साथ उसकी एक्सरसाइज 5A जो है वो हमने फिनिश कर लिया है। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है उनके आंसर समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।